नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि 1960 के दशक में एक पेंसिल सिर्फ लिखने का औजार नहीं थी। एलिजाबेथ चॉट के लिए यह एक हथियार था। जब वो अपने बालों को एक जूड़े में बांधकर उसमें एक पेंसिल फंसाती थी तो वो दुनिया को बता रही होती थी कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, लेसन्स इन केमिस्ट्री, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आग है। बोनी गार्मस ने जब यह किताब लिखी तो उन्होंने सिर्फ एक किरदार नहीं रचा, उन्होंने उस हर दबी हुई आवाज को एक मंच दिया जिसे समाज ने सालों से खामोश रखा था। आज के इस विशेष सत्र में हम एलिजाबेथ की लैब से लेकर उसके कुकिंग शो के सेट तक के हर उस मोड़ को समझेंगे जिसे शायद आपने पहले कभी इस गहराई से नहीं सोचा होगा। हम जानेंगे कि कैसे एक कुत्ता 900 शब्द सीख गया और कैसे केमिस्ट्री ने एक पूरी पीढ़ी की महिलाओं को आजादी का रास्ता दिखाया। अगर आप एक क्रिएटर हैं, एक स्टूडेंट हैं या बस एक कहानी प्रेमी, तो यह विश्लेषण आपकी सोच बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी पर जाने से पहले हमें लेखिका बोनी गार्मस के उस जज्बे के बारे में बात करनी होगी जिसने इस मास्टरपीस को जन्म दिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता रातों रात मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है कि बोनी ने जब यह किताब पूरी की तो उनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी। उन्हें एक दो नहीं बल्कि 98 बार रिजेक्शन मिला। हर बार कोई पब्लिशर कहता था कि केमिस्ट्री और कुकिंग का ये मेल बोरिंग है या एक महिला वैज्ञानिक की कहानी कौन पढ़ेगा। लेकिन बोनी खुद एलिजाबेथ की तरह जिद्दी थीं। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने यह कहानी तब लिखी जब उनके साथ ऑफिस में एक भेदभावपूर्ण घटना हुई। एक मीटिंग में उनके आइडिया को एक पुरुष सहकर्मी ने अपना बताकर पेश किया और किसी ने विरोध नहीं किया। उन्होंने अपना वही गुस्सा अपनी कलम में डाल दिया। आज यह किताब 40 से ज्यादा भाषाओं में है। यह हमें सिखाता है कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और गुस्सा अगर सही दिशा में लगाया जाए तो इतिहास रच सकता है। अब चलते हैं 1952 के कैलिफोर्निया में। एलिजाबेथ जॉट हेस्टिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक केमिस्ट है। वहां का माहौल आज के आधुनिक ऑफिस जैसा बिल्कुल नहीं था। वहां औरतों को केवल सहायक, सेक्रेटरी या कॉफी बनाने वाली मशीन समझा जाता था। एलिजाबेथ का काम एबीआई रिसर्च पर था, जो जीवन के मूल आधार यानी प्रोटोबायोजेनेसिस को समझने की कोशिश थी। लेकिन उसके बॉस डॉ डोनाहटी एक औसत दर्जे के वैज्ञानिक थे जो एलिजाबेथ की प्रतिभा से डरते थे। वो उसकी रिसर्च फाइलें चुरा लेते थे और उसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में बोलने से रोकते थे। एक बार तो हद ही हो गई जब एलिजाबेथ ने अपनी लैब के लिए कुछ उपकरणों की मांग की तो उससे कहा गया कि तुम्हें इन सब की क्या जरूरत, तुम बस मुस्कुराओ और फाइलों को सलीके से रखो। ये हिस्सा हमें आज भी झकझोर देता है, क्योंकि कितने ही कार्यस्थलों पर आज भी महिलाओं के ठोस सुझावों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। एलिजाबेथ का संघर्ष उस अदृश्य दीवार के खिलाफ है जिसे हम ग्लास सीलिंग कहते हैं, जहां आप ऊपर तो देख सकते हैं लेकिन पहुंचने नहीं दिया जाता। यहीं पर एंट्री होती है केल्विन इवांस की। केल्विन इस पूरी कहानी का सबसे अनोखा पुरुष पात्र है। वो एक जीनियस है, नोबेल प्राइज के लिए उसका नाम चर्चा में रहता है, लेकिन उसे इंसानों से बात करना नहीं आता। उसे पसीना बहुत आता है और वह अपनी पुरानी नाव में रोइंग करना पसंद करता है। उनकी पहली मुलाकात किसी रोमांटिक फिल्म जैसी नहीं थी। एलिजाबेथ को लगा कि केल्विन ने उसके बीकर्स चुराए हैं, लेकिन जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ही भाषा बोलते हैं, और वह भाषा थी तर्क और विज्ञान की। केल्विन ने कभी एलिजाबेथ को यह नहीं कहा कि तुम एक महिला वैज्ञानिक हो, उसने हमेशा कहा तुम एक बेहतरीन वैज्ञानिक हो। उनके बीच का प्रेम शारीरिक आकर्षण से ज्यादा बौद्धिक था। वे घंटों तक डीएनए के स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग पर बहस करते थे। उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि एलिजाबेथ को लगता था कि शादी करने से उसकी अपनी पहचान केल्विन की पत्नी के रूप में दब जाएगी। उन्होंने साथ रहकर अपनी एक अलग दुनिया बसाई, जो उस समय के चर्च और समाज की नजरों में एक बहुत बड़ा विद्रोह था। केल्विन ने एलिजाबेथ को रोइंग सिखाई। यहां रोइंग सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। एक नाव में जब आप पानी की लहरों के खिलाफ पतवार चलाते हैं तो आपको एक लय की जरूरत होती है। अगर लय बिगड़ी तो नाव डूब जाएगी। केल्विन और एलिजाबेथ ने वह लय पा ली थी, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, यानी अव्यवस्था कभी भी आ सकती है।
एक सुबह केल्विन अपने कुत्ते 630 के साथ दौड़ने गया और एक भयानक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। एलिजाबेथ की दुनिया एक पल में राख हो गई। वो गर्भवती थी, उसके पास नौकरी नहीं थी और अब उसका वह इकलौता सहारा भी जा चुका था जिसने उसे समझा था। यहां से एलिजाबेथ का असली इम्तिहान शुरू होता है। इस दुख की घड़ी में कहानी का सबसे प्यारा किरदार उभरता है 630। यह एक ऐसा कुत्ता है जिसे एलिजाबेथ ने सड़क से उठाया था। 630 कोई आम पालतू जानवर नहीं है। वह इंसानों के शब्दों को उनके अर्थ के साथ समझता है। एलिजाबेथ उसे डिक्शनरी से शब्द सिखाती है। जब केल्विन की मौत हुई तो 630 को गहरा सदमा लगा। उसे लगा कि वह केल्विन को बचा सकता था। वह एलिजाबेथ के साथ एक मूक रक्षक की तरह खड़ा रहा। 630 का नजरिया हमें यह सिखाता है कि संवेदनाएं केवल इंसानों तक सीमित नहीं हैं। वह एलिजाबेथ की बेटी मैड का सबसे बड़ा दोस्त और गार्ड बन जाता है। मैड जब पैदा हुई तो एलिजाबेथ ने उसका नाम मैडलिन रखा, लेकिन वह उसे प्यार से मैड कहती थी। मैड अपने पिता की तरह ही असाधारण थी। 4 साल की उम्र में वह बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेती थी। जब एलिजाबेथ के पास पैसे खत्म हो गए तो उसे मजबूरन एक टीवी चैनल पर कुकिंग शो होस्ट करने का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। शो का नाम था स्पर एट 6। प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि वह एक सुंदर फ्रॉक पहने और महिलाओं को पति को खुश करने के नुस्खे दे। लेकिन एलिजाबेथ ने पहले ही दिन नेशनल टेलीविजन पर टहलका मचा दिया। उसने पेंसिल से अपना जूड़ा बांधा, एप्रन पहना और कैमरे की ओर देखकर कहा, केमिस्ट्री बदलाव का विज्ञान है। आज हम देखेंगे कि कैसे ऊष्मा का सही उपयोग करके हम मांस के रेशों को बदल सकते हैं। उसने नमक को सोडियम क्लोराइड कहा और पानी को H2O। वह अपनी दर्शक महिलाओं से ऐसे बात करती थी जैसे वो लैब में उसकी साथी वैज्ञानिक हों। वह कहती थी, महिलाओं, खाना बनाना कोई छोटा काम नहीं है, यह मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग है। और अगर आप रसोई में एक एटम को कंट्रोल कर सकती हैं, तो आप अपनी जिंदगी की दिशा भी बदल सकती हैं। यह शो देखते ही देखते पूरे अमेरिका में एक आंदोलन बन गया। घर की औरतें, जिन्हें समाज ने सिर्फ हाउसवाइफ का ठप्पा दिया था, अब खुद को साइंटिस्ट महसूस करने लगीं। वे एलिजाबेथ को पत्र लिखती थीं कि आपकी वजह से मैंने अपनी अधूरी पढ़ाई शुरू की, या आपकी वजह से मैंने अपने हक के लिए बोलना सीखा। लेकिन इस सफलता के साथ दुश्मन भी आए। टीवी चैनल के बड़े अधिकारी एलिजाबेथ को खतरनाक मानने लगे क्योंकि वह महिलाओं को आजाद होने की सीख दे रही थी। उन्होंने उसे शो से निकालने की धमकियां दीं, उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला और उसे नास्तिक घोषित कर दिया। लेकिन एलिजाबेथ अडिग रही। वह कहती थी कि तथ्यों को झुठलाया नहीं जा सकता। इस सफर में उसकी पड़ोसी हैरियट स्लोअन ने उसका बहुत साथ दिया। हैरियट खुद एक दुखी शादीशुदा जिंदगी जी रही थी, जहां उसका पति उसे इंसान नहीं समझता था। हैरियट और एलिजाबेथ की दोस्ती यह दिखाती है कि जब औरतें एक दूसरे का सहारा बनती हैं, तो वे किसी भी तूफान को झेल सकती हैं। हैरियट ने एलिजाबेथ को सिखाया कि दुनिया सिर्फ लॉजिक से नहीं चलती। कभी कभी भावनाओं और कम्युनिटी की भी जरूरत होती है। उधर छोटी मैड अपने स्कूल में परेशान थी, क्योंकि वह अपनी उम्र के बच्चों से बहुत आगे थी। वह स्कूल की लाइब्रेरी में छिपकर पढ़ती थी। मैड ने ही अपने पिता केल्विन के अतीत के रहस्यों को सुलझाना शुरू किया। उसे पता चला कि केल्विन को जिस अनाथालय में पाला गया था, वहां के लोगों ने उसकी प्रतिभा का गलत इस्तेमाल किया था। कहानी के क्लाइमेक्स में हमें पता चलता है कि केल्विन के असली माता पिता कौन थे और कैसे एक अमीर ट्रस्ट ने उसकी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर रखा था। एलिजाबेथ को जब यह सच्चाई पता चली तो उसने न केवल अपने और अपनी बेटी के लिए न्याय मांगा, बल्कि उस पूरे भ्रष्ट सिस्टम को बेनकाब कर दिया। अंत में एलिजाबेथ को वह लैब वापस मिली जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन इस बार वह किसी की सहायक नहीं बल्कि प्रमुख थी। उसने कुकिंग शो छोड़ दिया, लेकिन उसकी आवाज लाखों घरों में गूंजती रही। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार क्या है? लेसन्स इन केमिस्ट्री हमें 5 महान सबक देती है। पहला सबक, बदलाव अनिवार्य है। केमिस्ट्री की तरह जिंदगी में भी हर रिएक्शन का एक परिणाम होता है। अगर आप आज अपनी स्थिति से खुश नहीं हैं, तो आपको अपने इनपुट्स बदलने होंगे। डरना छोड़िए और बदलाव को गले लगाइए। दूसरा सबक, अपनी काबिलियत को दूसरों के पैमानों पर मत नापिए। एलिजाबेथ को समाज ने बार बार असफल साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी शर्तों पर सफलता की परिभाषा लिखी। तीसरा सबक, शिक्षा और तर्क ही सबसे बड़े हथियार हैं। जब आप चीजों के पीछे का क्यों और कैसे जान लेते हैं,
तो कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। एलिजाबेथ ने महिलाओं को यही ताकत दी। चौथा सबक, अकेलापन बुरा नहीं है, लेकिन सही साथ की तलाश करना जरूरी है। चाहे वह केल्विन जैसा साथी हो, हैरियट जैसी सहेली हो या 630 जैसा वफादार कुत्ता, सही रिश्ते हमें मजबूत बनाते हैं। पांचवा और सबसे जरूरी सबक, कभी हार मत मानिए। बोनी गार्मस ने 60 साल की उम्र में यह लिखकर साबित किया, और एलिजाबेथ ने अपनी हर लैब से निकाले जाने के बाद साबित किया, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी आखिरी मंजिल नहीं है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि विज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, वह हमारे द्वारा बनाए गए खाने में, हमारे द्वारा किए गए फैसलों में और हमारे द्वारा जी गई जिंदगी में होता है। एलिजाबेथ जॉट की तरह अपनी पेंसिल उठाइए और अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखिए। अगर आपको यह गहरा विश्लेषण पसंद आया है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें आज थोड़े मोटिवेशन की जरूरत है। कमेंट्स में मुझे लिखकर बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया। और याद रखिए, जैसा कि एलिजाबेथ कहती है, खुद को बदलने की अनुमति दें, क्योंकि केमिस्ट्री यही है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले महाविश्लेषण में, एक नई कहानी और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी केमिस्ट्री को हमेशा शानदार बनाए रखिए।